हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा क्लास है वैसा कोई एक क्लास है नहीं। एक्चुअली हुआ क्या, कल हमने 2 घंटा 4 मिनट का एक कोरिजन का अच्छा से वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन उस वीडियो में दिक्कत ये आ गया यार कि जो हमारा माइक है वो साथ छोड़ दिया। आखिरी के लगभग 18 मिनट में ये माइक में कोई आवाज ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब उस वीडियो के अंदर कोई आवाज गया ही नहीं, केवल कंटेंट चला गया। ठीक है, इसलिए जहां से आवाज खत्म हुआ था लगभग 1 घंटा 46 मिनट के बाद आवाज खत्म हुआ था। उसके बाद के पार्ट में जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया, जो कुछ भी समझाया गया, वो चीजें काफी आसान था, आप ऐसे भी देख करके समझ सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से उसको हम क्या कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? ऐसा कोई बच्चा मत समझना कि ये कोई नया सा वीडियो अपलोड किया गया है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसे लेक्चर नंबर 19 करके उसी के आगे ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये छोटा सा क्लास है, इसमें हमने क्या किया है, जहां से आवाज खत्म हुआ था उसके बाद का सारा कंटेंट हमने पहले लिखा है। इसको समझाएंगे, फिर वीडियो को पॉज करेंगे, फिर से आगे वाला स्लाइड लिखेंगे, फिर से वीडियो को पॉज करेंगे, फिर से समझाएंगे। इस तरह से लगातार समझाते चले जाएंगे। चलिए समझिएगा। 1 घंटा 46 मिनट पे हम शोल्डर के बारे में समझा रहे थे कि शोल्डर क्या होता है। सबसे पहला बात, ये सभी के सभी यहाँ पे एलॉय लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एलॉय। एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल होता है, मतलब दो मेटल को आपस में मिलाएंगे तब एलॉय का फॉर्मेशन होगा, या फिर मेटल के साथ नॉन मेटल को मिला देंगे तब एलॉय का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जो आपका स्टील होता है वो भी एक तरह का एलॉय होता है। एलॉय में किसी तरह कोई रस्टिंग होने वाला नहीं है। स्टील किस किस चीज के मिलने से बनता है? आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, तुम्हारा मैग्नीज हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, निकल हो गया। इसके साथ साथ एक छूट गया हमसे, कार्बन होता है। एक और क्या होता है? कार्बन होता है। एटीसी कर लेना, ठीक है। ये सब के मिलने से किसका फॉर्मेशन हो जाता है? तुम्हारा स्टील का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, स्टील के अंदर कभी जंग लगने वाला नहीं है। इसके बाद बात आता है ब्रास का, पीतल का बात आता है। पीतल भी तुम्हारा क्या होता है? एक एलॉय होता है। किसके मिलने से बनता है? कॉपर और जिंक के मिलने से बनता है। इसके बाद ब्रॉन्ज आता है। जैसे आप लोग देखे होंगे ना, ओलंपिक वगैरह का खेल होता है, उसमें 3 तरह का मेडल मिलता है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया। ये वही ब्रॉन्ज है। ये जो ब्रॉन्ज होता है एलॉय होता है किसका? कॉपर का और टिन का। ये जो होता है तुम्हारा बैड कंडक्टर ऑफ करंट होता है, या फिर हमें कहना चाहिए वेरी वेरी पुअर कंडक्टर होता है। किस चीज का? करंट का। इससे होकर करंट पास करने वाला नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं गोल्ड का। गोल्ड भी क्या होता है? एक तरह का एलॉय होता है। ये जो एलॉय वाला गोल्ड होता है उसका यूज कहाँ किया जाता है? ज्वेलरी बनाने में। क्या बनाने में? ज्वेलरी बनाने में, गहना जेवर बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। गोल्ड का जो प्यूरिटी होता है, गोल्ड का जो शुद्धता होता है, उसे कैरेट में मापते हैं। किसे मापते हैं? कैरेट में मापते हैं। जो 100% प्योर गोल्ड होता है उसे 24 कैरेट माना गया है। कितना कैरेट? 24 कैरेट। कहीं पर भी आपको बोल दिया जाए कि ये गोल्ड एकदम 24 कैरेट है, इसका मतलब वो गोल्ड लगभग 100% तक क्या है? प्योर है, ठीक है। लेकिन वो गोल्ड जो होता है वो इतना फ्लेक्सिबल होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि उसका यूज करके कभी भी हम ज्वेलरी का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे समझिएगा। तो बात आता है कि फ्लेक्सिबल है, ज्वेलरी का फॉर्मेशन हो नहीं सकता, लेकिन ज्वेलरी का फॉर्मेशन तो करना ही करना है। तो ज्वेलरी का फॉर्मेशन करने के लिए उस 24 कैरेट का जो गोल्ड है उसके अंदर थोड़ा सा सिल्वर ऐड किया जाता है, थोड़ा सा कॉपर ऐड किया जाता है, ठीक है। मतलब उसके अंदर कुछ इम्प्यूरिटीज ऐड किया जाता है ताकि वो थोड़ा सा हार्ड हो सके, ठीक है। थोड़ा सा उसके अंदर रिजिडिटी आ सके, और तब जाके उसका क्या बनाया जाता है? गहना जेवर बनाया जाता है। इम्प्यूरिटीज ऐड करने के बाद इसका जो कैरेट होता है वो कमता है। जो 100% प्योर था वो 24 कैरेट का है। जाहिर सी बात है, कुछ अशुद्धियां उसमें ऐड किया जाए, कुछ इम्प्यूरिटीज के तौर पे कुछ दूसरे मेटल ऐड किए जाएंगे, तो उसका प्यूरिटी क्या होगा? कमेगा, ठीक है। वो कितना पे आता है? 22 कैरेट पे आता है, 18 कैरेट पे आता है। इस तरह से हमें नया वाला गोल्ड मिलता है और फाइनली उसी का यूज किया जाता है क्या बनाने में? गहना जेवर बनाने में। इसके बाद बात आता है सोल्डर का। सोल्जर और सोल्डर में अंतर होता है। सोल्जर का मतलब हमारे वीर सैनिक, ठीक है। और ये सोल्डर दूसरा होता है। ये सोल्डर एक तरह का क्या होता है? एलॉय होता है। किसका एलॉय होता है? लीड का और टीन का। लीड और टीन को आपस में मिलाते हैं तब जाकर किसका फॉर्मेशन होता है? सोल्डर का फॉर्मेशन होता है। बात आती है कि सोल्डर का यूज कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रिक वायर को आपस में जोड़ने में। इलेक्ट्रिक वायर को आपस में जोड़ने में। वही लिखे हैं, यूज टू ज्वाइन द इलेक्ट्रिक वायर, और वी कैन से दैट यूज टू वेल्डिंग द इलेक्ट्रिक वायर। वेल्डिंग का मतलब भी होता है आपस में कनेक्ट कर देना, ज्वाइन का मतलब भी होता है आपस में कनेक्ट कर देना। तो सोल्डर का यूज कहाँ किया जाता है? वायर को आपस में जोड़ने में, वायर को आपस में वेल्डिंग करने में। अब अगर वायर को आपस में जोड़ने में इसका यूज किया जा रहा है तो इसका यूज करेगा कौन? आमतौर पर इलेक्ट्रीशियन करेगा। जो मिस्त्री वगैरह होता है इलेक्ट्रिक करंट का, वही तो कर सकता है ना। वही लिखे कि सोल्डर इज जनरली यूज्ड बाय एन इलेक्ट्रिशियन। सोल्डर का यूज आमतौर पे किसके द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रिशियन के द्वारा किया जाता है। किसका एलॉय होता है? लीड का और टिन का। ये सोल्डर कैसा होता है? आप लोग कई बार अगर गए होंगे कोई मिस्त्री वगैरह के दुकान पे, इलेक्ट्रिशियन के दुकान पे, उसके पास
एक वायर टाइप का कुछ सब्सटेंस होता है, वो कैसा होता है, बिल्कुल सिल्वर कलर का वायर होता है, ठीक है। उसे वो रांगा बोलता है। क्या बोलता है? रांगा बोलता है। वो रांगा एक्चुअली में क्या होता है? सोल्डर ही होता है। उस मिस्त्री के पास देखिएगा कुछ इस तरह का एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। आगे में बस नीब की तरह ही पतला सा होता है। वो क्या होता है? इधर से इलेक्ट्रिक करंट में ऐड होता है, मतलब इधर से एक तार निकलता है जो कहाँ एंटर होता है? इलेक्ट्रिक सॉकेट के अंदर एंटर होता है। फाइनली इसका आगे का जो नीब है वो गर्म होता है। क्या होता है? गर्म होता है। और वो इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, यहाँ पे रांगा को ऐसे करके रखता है जो वायर के फॉर्म में सिल्वर कलर वाला है। रांगा का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, जो शोल्डर होता है ना इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। मतलब कम होने का मतलब क्या है कि आगे का जो पोर्शन है, आगे का नींव है, वो तो हीट है ही, वो इतना गर्म हो जाता है कि इसको पिघला देता है। मतलब इसको यहाँ पे सटाना है, ये पहले से गर्म था। अब थोड़ा सा जो रांगा है, थोड़ा सा जो शोल्डर है, वो पिघल करके इसके नीब पे आ गया है। कहाँ आ गया? नीब पे आ गया है। फिर मिस्त्री क्या करता है? सावधानी से ले जाता है और वायर के ऊपर लगा देता है, और इस तरह से दोनों के दोनों वायर क्या हो जाता है? कनेक्ट हो जाता है। तो आप लोग को आज के बाद कहे रांगा देखा है? रांगा मतलब वो शोल्डर की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? शोल्डर की बात कर रहा है, ठीक है। मिस्त्री के पास एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। उस इंस्ट्रूमेंट के आगे का नीब कैसा होता है? बिल्कुल मार्कर की तरह होता है। वो इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से उसको गर्म करता है। फिर रांगा जो होता है वहां पे वायर के फॉर्म में होता है, सिल्वर कलर का वायर होता है, ठीक है। बहुत सॉफ्ट होगा, हाथ से भी बहुत ऐसे करिएगा मुड़ जाएगा, बहुत फ्लेक्सिबल होता है। मेल्टिंग पॉइंट उसका कम होता है, ऐसे करता है, पिघल के उसके ऊपर थोड़ा सा आ जाता है। फिर जो भी वायर को कनेक्ट करना है उसके ऊपर जाकर के सटाता है, वायर आपस में क्या हो जाता है? जुट जाता है। यही था आपका पूरा का पूरा एलॉय। स्टील किसका एलॉय होता है? आयरन का, कोबाल्ट का, मैग्नीज का, वेनेडियम का, क्रोमियम का, निकिल का और कार्बन। यहाँ पे नॉन मेटल भी क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ब्रास किसका होता है? कॉपर का और जिंक का। ब्रॉन्ज किसका होता है? कॉपर का और टीन का होता है। उसके बाद गोल्ड किसका होता है? तो ये इसमें गोल्ड ही प्रेजेंट होता है, मतलब गोल्ड के अंदर थोड़ा सा इंप्यूरिटीज ऐड करते हैं ताकि ज्वेलरी का फॉर्मेशन किया जा सके। जो एलॉय वाला गोल्ड होता है वो 22 कैरेट का हो सकता है, 18 कैरेट का हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे बनता है? 24 कैरेट का गोल्ड ले लो, उसके अंदर सिल्वर ऐड करो, कॉपर ऐड करो, बन करके तैयार हो जाएगा। सोल्डर कहाँ यूज होता है? तो इलेक्ट्रिक वायर को आपस में जोड़ने में यूज किया जाता है, या फिर इलेक्ट्रिक वायर को आपस में वेल्डिंग करने में यूज किया जाता है। किसका एलॉय होता है? लीड का और टीन का। अब अगर सोल्डर का यूज वायर को जोड़ने में किया जा रहा है तो आमतौर पे इसका यूज करेगा कौन? इलेक्ट्रिशियन करेगा, जो करंट वगैरह का काम करता है वही करेगा। ये था आपका पहला स्लाइड, यहां तक नोट करिए। बाकी का आगे चलते हैं, हम वीडियो को पॉज करते हैं, इसको इरेज करेंगे, फिर से लिखेंगे, फिर से वीडियो को ऑन करेंगे, फिर से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। चलो पॉज कर रहे हैं। हाँ तो चलिए अपना आगे का स्लाइड देख लेते हैं। आगे का स्लाइड में बिल्कुल इसी तरह से लिखा हुआ आपको मिलेगा, कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है, समझना। सबसे पहले हमने एक नोट पॉइंट लिखा था। नोट पॉइंट में क्या था? द मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली लोअर देन प्योर मेटल। कोई दिक्कत है? हाँ तो नहीं ना। मान लेते हैं पहले से हमारे पास कोई प्योर मेटल था। कौन सा मेटल? प्योर मेटल। इसका कंडक्टिविटी कुछ रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला बार इसमें हमने कोई दूसरा मेटल ऐड कर दिया, अब ये क्या बन गया? एलॉय बन गया। तो अब का इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, अब का इसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा, ये पहले वाले के तुलना में कम होगा। क्या होगा? कम होगा। एक बार फिर से, ये हमारे पास कोई मेटल था, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कुछ ना कुछ तो रहा होगा, मान लेते बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी था। इसके बाद हमने इसके अंदर कोई दूसरा मेटल ऐड कर दिया, अब ये क्या बन गया? एलॉय बन गया। तो इसका अब का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, अब का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, वो पहले से कम होगा। पहले से क्या होगा? कम होगा। एक बार फिर से, ये हमारे पास गोल्ड है। क्या है? गोल्ड है। एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में है, एकदम बहुत अच्छा कंडक्ट कर रहा है करंट को। या फिर मान लो ये हमारे पास सिल्वर है, हमें पता है सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारे पास सिल्वर है, एकदम बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट का। लेकिन हमने क्या किया? इसके अंदर कोई दूसरा मेटल ऐड कर दिया। अब ये क्या बन गया? एलॉय बन गया। तो अब का इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, अब का जो इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा, वो पहले की तुलना में क्या होगा? कम होगा। वही लिखें, द मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली लोअर देन प्योर मेटल। किसी भी एलॉय का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, या फिर जो हमें कहना चाहिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, वो कम होता है। किसके तुलना में? प्योर मेटल के तुलना में। ये पॉइंट क्लियर हो गया, आगे समझिएगा। देखो कहीं पर भी अगर हम एलॉय का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं? कम से कम दो मेटल को आपस में मिला रहे हैं, दो मेटल को आपस में मिला रहे हैं। जैसे यहाँ पे सोल्डर था, सोल्डर एक तरह का एलॉय है, यहाँ पर भी दो मेटल को ऐड किया गया है, पहला लीड को और दूसरा
टीन को। कोई दिक्कत है? हाँ, तभी ना। मतलब कम से कम अगर हम दो मेटल को मिलाएंगे तब जाके किसका फॉर्मेशन होगा? एलॉय का फॉर्मेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर एक मेटल तो दूसरे नॉन मेटल को मिलाएंगे तब किसका फॉर्मेशन होगा? एलॉय का फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे समझिएगा, ड्यूरिंग द एलॉय फॉर्मेशन, कहीं पे अगर हम एलॉय का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ड्यूरिंग द एलॉय फॉर्मेशन इफ आवर वन मेटल इज मरकरी, एलॉय के फॉर्मेशन करने के दौरान अगर हमारा एक मेटल मरकरी हो गया, क्या हो गया? मरकरी हो गया, देन द एलॉय विच वी ऑब्टेन, तब वो एलॉय जो हमें मिला है उसे क्या कहेंगे? अमलगम कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? अमलगम कहेंगे। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना। जैसे समझना, हम सोल्डर एलॉय का फॉर्मेशन कर रहे थे तो हमने क्या लिया? पहला लीड लिया, दूसरा हमने क्या कर लिया? टीन ले लिया। ठीक है, फाइनली किसका फॉर्मेशन होगा? सोल्डर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अगला दफा हमने ऐसा किया कि हमने कोई दूसरा मेटल ले लिया, मान लेते हैं कैल्शियम ले लिया, सोडियम ले लिया, पोटेशियम ले लिया, कुछ भी ले लिया। ठीक है, इसके साथ हमने मरकरी ऐड किया। क्या ऐड किया? मरकरी ऐड किया, तो भी एक एलॉय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये हमें क्या मिला? एक एलॉय मिला। इस एलॉय का एक स्पेशल नाम होता है, क्या कहते हैं? अमलगम। क्या कहते हैं? अमलगम। वही लिखे ड्यूरिंग द एलॉय फॉर्मेशन, जब भी हम कभी एलॉय का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, इफ आवर वन मेटल इज मरकरी, उनमें से अगर एक मेटल हमारा मरकरी हो जाए तब हमें जो एलॉय मिलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे अमलगम। क्या कहेंगे बाबू? अमलगम कहेंगे। क्या कहेंगे? अमलगम कहेंगे। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना। लेकिन कुछ ऐसा भी मेटल होता है जो कभी अमलगम का फॉर्मेशन करने वाला नहीं है। सब मेटल डू नॉट फॉर्म अमलगम। कुछ मेटल ऐसा होता है जो कभी अमलगम का फॉर्मेशन नहीं करता है। जैसे तुम्हारा आयरन हो गया, प्लेटिनम हो गया, टंगस्टन। टंगस्टन का यूज कहाँ करते हैं? वायर के फिलामेंट में, सॉरी बल्ब के फिलामेंट में। इसके अलावा टेंटेलम हो गया। ये तीन चार मेटल ऐसा होता है जो कभी अमलगम का फॉर्मेशन करने वाला नहीं है। सबसे हाईलाइटेड कौन है? आयरन। आपसे पूछ सकता है आयरन अमलगम का फॉर्मेशन करेगा या फिर नहीं करेगा? नहीं करेगा। प्लेटिनम नहीं करेगा, टंगस्टन नहीं करेगा, टेंटेलम नहीं करता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा भी एग्जाम्पल भी तो देखते चलते हैं ना अमलगम का। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अमलगम का। जैसे सोडियम मरकरी के साथ मिल गया, NaHG के साथ मिल गया, तो किसका फॉर्मेशन करेगा? एक एलॉय का फॉर्मेशन करेगा। उस एलॉय का नाम क्या होगा? सोडियम अमलगम। क्या नाम होगा? सोडियम अमलगम होगा। उसी तरह से पोटेशियम मरकरी के साथ मिल गया तो किसका फॉर्मेशन किया? एक एलॉय का फॉर्मेशन किया और इसका नाम क्या हो गया? पोटेशियम अमलगम हो गया। उसी तरह से कैल्शियम मरकरी के साथ मिल गया तो भी किसका फॉर्मेशन करेगा? एक एलॉय का फॉर्मेशन करेगा और इसका नाम क्या होगा? कैल्शियम अमलगम होगा। कोई दिक्कत है? हाँ तक ना। इतना इन्फॉर्मेशन अपने पास रखिएगा। ये स्लाइड में इतना ही समझाया गया था। ठीक है, नोट करना है नोट करो, बाकी हम फिर से पॉज कर रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। जो हमारा तीसरा और आखिरी स्लाइड था उसमें यही इतना चीज लिखा गया था, इससे ज्यादा कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। तीसरे स्लाइड में और आखिरी स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था? आयरन पिलर के बारे में पढ़ा था। सबसे पहला पॉइंट, आयरन पिलर कहाँ प्रेजेंट है? दिल्ली में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? दिल्ली में प्रेजेंट है। किसके नजदीक प्रेजेंट है? कुतुब मीनार के नजदीक प्रेजेंट है। सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना, आयरन पिलर प्रेजेंट कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ प्रेजेंट है? दिल्ली में। किसके नजदीक? कुतुब मीनार के नजदीक प्रेजेंट है। दूसरा पॉइंट, आयरन पिलर का हाइट कितना है? लगभग 8 मीटर। कितना मीटर? 8 मीटर। 8 मीटर का मतलब कितना होता है? लगभग 24 से 25 फीट। 24 से 25 फीट। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, इसका मास कितना है? 6 टन है। कितना टन है? 6 टन है। ठीक है, एक टन में 1000 केजी होता है। मतलब ये जो आपका आयरन पिलर है इसका मास लगभग कितना है? 6000 केजी। कितना केजी है? 6000 केजी। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है, किसका बना हुआ है? ये बना हुआ है तुम्हारा आयरन का। आयरन पिलर नाम है तो बना हुआ किसका रहेगा? आयरन का बना हुआ है। मेड अप ऑफ आयरन। आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe होता है। यहाँ पर जो आयरन है वो रस्ट रेजिस्टेंस है, मतलब इसके अंदर जंग लगने वाला नहीं, इसके अंदर कोरिजन कभी नहीं होता है। वही लिखे हैं, रस्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? डेट मीन्स रस्टिंग नॉट अकर्स इन देम, मतलब इसके अंदर कभी रस्टिंग नहीं होता, इसके अंदर कभी कोरिजन होने वाला नहीं है। और क्योंकि आयरन पिलर आयरन का बना हुआ है और इसके आयरन में कभी रस्टिंग नहीं होता है, कभी जंग नहीं लगता है, इसी कारण से एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इसी गुण की वजह से, इसी विशेषता की वजह से इसे जो है पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट, पूरे वर्ल्ड के इंजीनियर्स ने आकर के एग्जामिन किया, इसके बारे में स्टडी किया, इसे देखा है, समझा है, इसके बारे में जाना है। कोई दिक्कत है? हाँ तो नहीं ना। एक बार फिर से, किसका बना हुआ? आयरन का बना हुआ, लोहे का बना हुआ। आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe होता है। ठीक है, रस्ट रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ पर जो आयरन है इसमें कभी जंग लगने वाला नहीं है। कैसा है? रस्ट रेजिस्टेंस है। वही लिखे, डेट मीन्स रस्टिंग नॉट अकर्स इन देम, उसके अंदर कभी रस्टिंग होने वाला नहीं है। एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ आयरन, और यहाँ पे आयरन पिलर के अंदर जो आयरन है उसका ये जो प्रॉपर्टी है कि उसमें कभी रस्टिंग नहीं होगा, उसमें कभी जंग नहीं होगा, इसी के कारण एग्जामिन्ड बाय द साइंटिस्ट एंड इंजीनियर ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड,
इसी प्रॉपर्टी के कारण इसे पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट, पूरे वर्ल्ड के इंजीनियर आ करके इसे देखा है, समझा है, पढ़ा है, इसके बारे में जाना है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, इस पे रिसर्च वगैरह किया है। ये था आपका पूरा का पूरा क्लास। वहां तक का क्लास आज रिकॉर्ड किया गया है लिख करके, जहां तक की आवाज मिसिंग हो गया था। कल के क्लास में हमने रिकॉर्ड किया था 1 घंटा 46 मिनट से लेकर के 2 घंटे 4 मिनट तक का जो भी वीडियो है उसमें कंटेंट तो है, शायद आप सब कुछ समझ भी सकते हैं, आवाज ही मिस हो गया। वो एक्चुअली क्या हुआ ना कि अचानक से मेरा माइक डिस्चार्ज हो गया, कुछ आवाज ही नहीं आया, हमें समझ में भी नहीं आया कि आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो 1 घंटा 46 मिनट से 2 घंटे 4 मिनट के बीच जितना भी कंटेंट पढ़ाया गया सब कुछ फिर से लिखा गया, आप लोगों को फिर से समझाया गया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना। ये कोई नया वीडियो नहीं है, पुराने वाले वीडियो का ही छोटा सा हिस्सा है जिसमें कि साउंड क्या हो गया था, मिसिंग हो गया था। लेकिन आज इसे अपलोड किया जाएगा लेक्चर नंबर 19 करके, किसका, मेटल और नॉन मेटल का। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना। इस तरह से आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है मेटल नॉन मेटल वो खत्म हो गया है। क्या हो गया, खत्म हो गया है, द एंड हो गया। ठीक है, इससे ज्यादा मेटल नॉन मेटल में कुछ नहीं पढ़ना है क्लास 10th के अकॉर्डिंग। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ कवर हो गया है। एक क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में कॉपी से बाहर नहीं आएगा, सब कुछ आपके नोट्स से ही आएगा। नोट्स को बेहतर तरीके से रिवाइज करके जाइएगा। एक क्वेश्चन ही मेटल नॉन मेटल का छूटने वाला नहीं है, क्योंकि जितना कुछ पढ़ना था सब कुछ पढ़ाया गया है, कोई चीज इसमें मिसिंग नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना। तो बस आज के क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं अब नए चैप्टर के साथ। शायद नया चैप्टर हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड होने वाला है, तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।